चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आप सभी को पता है, अगर ई कॉमर्स की बात यहाँ पे हो रही है कि मतलब ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे पेमेंट सिस्टम भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा। कोई कैश या चेक की तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती नहीं है। एक चीज होती है कि हाँ, मोड ऑफ डिलीवरी अगर क्या हो, कैश ऑन डिलीवरी पे होता है या मोड ऑफ पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे होता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, कैश वगैरह दे सकते हैं। बट बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ही होता है। जैसे आज के कोविड की वजह से तो कोई कैश ऑन डिलीवरी को क्या किया है, ऑन किया ही नहीं है। मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना ही करना है, या पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली करना ही करना है। ठीक है, चाहे अपने डेबिट कार्ड से करो, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करो, कुछ भी यूज करो। इसका मतलब है बहुत सारे सिस्टम्स आपके पास हैं जो आप देखते हो यहाँ पे। देखिए, आप बोल सकते हो कि यार जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ई कॉमर्स दैट दैट allow all types of all types of financial transaction financial transaction all types of financial transaction विदाउट यूजिंग ना, मतलब किसी टाइप का कैश वगैरह की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं। विदाउट यूजिंग कैश और एनी चेक। ना तो किसी कैश की जरूरत है, ना ही किसी चेक की आपको जरूरत है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, हर टाइप के ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। कहीं फंड ट्रांसफर करना हुआ, कहीं शॉपिंग करनी हुई, किसी को बिल पे करना हुआ, कहने का मतलब जितने भी काम है आपके। लेकिन ई कॉमर्स की बात यहाँ पे मैं बेसिकली कर रहा हूँ। तो ई कॉमर्स का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि आप चलो ठीक है, आप क्या करते हो, मर्चेंट पेमेंट बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, मर्चेंट पेमेंट। मतलब कि आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भी सामान हो, आपके पास कोई गुड्स हो या कोई सर्विसेज हो, अगर आप इसके लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, मर्चेंट पेमेंट। जैसे आप दुकान पे जाते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो क्या हो जाता है, आपका मर्चेंट पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। जिस भी टाइप की आप मोड यूज करते हो ना, जो भी आप गेटवे यहाँ पे यूज करते हो, जिस भी टाइप का आप यहाँ पे गेटवे यूज करते हो, चाहे कुछ लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग। नाम सुना होगा, जैसे इंटरनेट बैंकिंग में मान लेते हैं कुछ लोग आईएमपीएस यूज करते हैं। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। कुछ लोग यहाँ पे एनईएफटी यूज करते हैं। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अगर नाम सुना हो तो ठीक है। कुछ लोग आरटीजीएस यूज करते हैं, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट ना। मतलब ये सब आपके पास क्या है, इंटरनेट बैंकिंग में मोड्स हैं, आप इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, पैसे वगैरह भेज सकते हैं। सबका अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे गेट वगैरह के बारे में, नाम जानते रहो आप। कुछ लोग, आप कुछ काम किससे कर लेते हो आप, यार आजकल तो जैसे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, इनका भी आप यूज करके ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हो। या बहुत टाइप के स्मार्ट कार्ड वगैरह बने होते हैं जिनकी मदद से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना। इसके अलावा भी आजकल आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आ चुका है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड से भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं कहीं पर ना, ये सारी चीजें। यूपीआई वगैरह तो आपको पता ही है, यूपीआई वगैरह होता है। यूपीआई का मतलब जैसे आपके पास क्या होगा, ढेर सारे जितने बैंक अकाउंट होते हैं सबका एक एप्लीकेशन होता है। जैसे गूगल पे वगैरह क्या यूपीआई है। ई वॉलेट भी होता है। ई वॉलेट का मतलब जैसे पेटीएम वगैरह हो गया, जहाँ फोन पे हो गया, जहाँ पे आप पैसा रख करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप गेटवे सोर्सेस हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें आपके पास ये होता है, सिंपल सी बात है कि जैसे जब भी ये मोड होता है तो एक क्या होता है, क्लाइंट होता है, एक क्या होता है, क्लाइंट होता है, एक क्या होता है, सर्वर होता है। ये सर्वर होता है। ठीक है,
अब आपकी सारी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे ये सारी जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है सर्वर पे क्या होती है, स्टोर होती है। कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर होती है, ठीक है। कार्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सर्वर। आप जैसे यहाँ पे क्या करते हो, एंट्री करते हो, कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंट्री करते हो, या फिर अपनी अगर आपको कोई आईडी मिली है, इंटरनेट बैंकिंग की आईडी मिली, उसको एंटर करते हो। जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे, तो ये मैच कराता है सर्वर, और मैच कराने के बाद आपको अलाउ कर देता है कि आप क्या कर सकते हो, फंडिंग मतलब कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, मतलब अपना जो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो पैसा रखा हुआ बैंक में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम है। आप तो क्लाइंट क्या करे, रिक्वेस्ट करेगा, फॉर्म खुलेगा, वो अपनी डिटेल भरेगा, भर के जाएगा, वेरीफाई कौन करेगा, सर्वर करेगा, सर्वर अलाउ करेगा कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, पेमेंट सिस्टम आपका होता है। और बहुत सारे मोड होते हैं, वो आगे एक हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो समझ में आई बात कि नहीं? अब वो सारी चीजें एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या सब आगे भी आएगा, उसके लिए परेशान किया, ठीक। कुछ बात क्लियर हुई, समझ में आई बात यहाँ पे? ओके, देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, जैसे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती है, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। क्योंकि ऑनलाइन करने में बहुत सारी सिक्योरिटी या फिर बोल सकते हैं उसका इशू आपको देखना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास कुछ चीजों की जरूर पड़ेगी वहां पे, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या होता है, आपने नेटवर्किंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग, आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है कि जो डेटा होगा, ठीक है, जो डेटा होगा वो आपका सिक्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मतलब सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक। तो ये जो डेटा होना चाहिए आपका वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि जो डेटा, ठीक, एक्सेस हो रहा है वो एक वैलिड डेटा है, और वैलिड लोग उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ये क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, तो इसमें मुझे नहीं बताने की यहाँ पे जरूरत है। ये बहुत वहाँ पे बहुत डिटेल आपने डिस्कस किया होगा। हाँ, उसके बाद भी कोई डाउट हो किसी को होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब हम जो क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे तो एक वैलिड नंबर होगा, और इसका मतलब है जो मर्चेंट है, जो सौदागर है, जो दुकानदार है, उसको हम क्या कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो भी एक वैलिड पर्सन है, और हम एक वैलिड डेटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल, हम सही डेटा उसको दे रहे हैं, गलत डेटा नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये सही डेटा होता है, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हुआ है, कॉन्फिडेंट है ना, इसका मतलब होगा कि आपको जो डेटा दिया जा रहा है वो बिल्कुल क्या है, सही है, उससे आपका वर्क यहाँ पे हो जाएगा। एक ही इसमें आप लोग पढ़ते होंगे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे कि आई थिंक अगर कहीं पे जरूरत पड़ गई तो वो सब आप देख लो। इंटीग्रिटी का मतलब यार देखो, जो अथराइज्ड पर्सन होंगे, जो क्या होंगे, अथराइज्ड पर्सन होंगे, वही चेंज कर सकते हैं। मतलब वही लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और डेटा में कोई चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजेस डेटा ओनली अथराइज्ड पर्सन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं। तीसरा जैसे यहाँ पे अथराइजेशन या अथेंटिकेशन, ठीक है, क्या है, अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि यार पता करना कि यूजर आपका वैलिड है कि इनवैलिड है। क्या हुआ? हाँ, अच्छा देखो डिफरेंस। कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है, ध्यान देना, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है, एक चीज ध्यान से सुनो, अच्छा नेटवर्क अब तो बड़े हो गए, चलो। ये शॉपिंग साइट या बैंक की इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, ठीक है, बैंक इन्फॉर्मेशन। डेटा का मतलब आपका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एटीएम कार्ड, सीवीवी नंबर, और एक्सपायरी डेट। ये जो डेटा है ये आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये आपके जो है वैलिड डेटा है, ये आपके जो है वो सही डेटा है, ठीक है। ये कहने का मतलब ध्यान देना,
इसका मतलब है जो भी डेटा होंगे आपके पास, अगर मैं बोलता हूँ कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसका मतलब है कि वो ये आपका डेटा एकदम सही है, ठीक है? और इसके थ्रू आपका वर्क हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ना मतलब सही डेटा होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा डेटा या मतलब बिना मतलब का डेटा ना हो, ठीक है? या कोई आपको ऐसा डेटा ना दे जो इनवैलिड डेटा हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो ये डेटा हो गया। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, यार आप ये बताओ, अगर कोई पर्सन मैंने इसे बोल दिया, अभी थोड़ी देर के लिए अब मैं थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल चेंज कर रहा हूँ कि यार ये देखो, शॉपिंग साइट पे आप फ्लिपकार्ट पे गए थे, फ्लिपकार्ट पे आपने देखा कि ये जो प्राइस दिया हुआ है, ये मान लो किसी चीज़ का प्राइस 240 है, तो ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मतलब सही डेटा है 240, ठीक है? लेकिन अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। क्या एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर सकता है? प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? डेटा है। कोई कस्टमर चेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो जो डेटा को अल्टर करने की बात हो रही है, डेटा को चेंज करने की बात हो रही है, वो सिर्फ़ कौन कर सकता है? एक ऑथराइज़्ड पर्सन, एक ऑथराइज़्ड यूज़र। तो वो बोलेंगे हमें डेटा में इंटीग्रिटी है। डेटा में क्या इंटीग्रिटी है? मतलब ऑथराइज़्ड पर्सन ही इसे एक्सेस करेगा। तो हम बोलेंगे आपका डेटा सही है, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, 240 ही होगा उसका प्राइस, और उसको चेंज कौन करेगा? जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, मतलब डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन है, कोई और चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? डिफरेंस समझ में आया? सही डेटा का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियल, ठीक? नहीं बोलो कोई, हाँ, आपको मैं कॉन्फिडेंशियल डेटा दे रहा हूँ, मतलब सही डेटा दे रहा हूँ, जिस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि यार ये सही होगा। ठीक है? अब देखिए, एक होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू वैलिडेट अ यूजर बोल सकते हो यहाँ पे। अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ, वैलिडेट अ यूजर, मतलब एक यूजर वैलिड है कि इनवैलिड है, ये हमें जिस प्रोसेस के थ्रू हम पता करते हैं उससे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। मतलब सबसे पहले अगर कोई पर्सन पेमेंट करने जाएगा, तो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, वो एक वैलिड होना चाहिए। जैसे अभी आप बताइए, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो सबसे पहले आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने का मतलब हो गया कि आप ऑथेंटिकेट होने जा रहे हो, और अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो बोल रहे हैं आप ऑथेंटिकेट यूजर हो। ऑथेंटिकेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप मतलब वैलिडेट हो रहे हो कि आप एक वैलिड यूजर हो। अगर आप इनवैलिड हो तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, मतलब आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका है, आप वैलिड हो कि नहीं, मतलब लॉगिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं, बताइए? ऑथेंटिकेशन का मीनिंग समझ में आया आपको? मतलब जैसे आप कोई सामान खरीद रहा है, तो लॉगिन होना, जैसे अभी फ्लिपकार्ट पे ही है, आपकी एक आईडी होती है, जब उस आईडी से आप सामान खरीदते हो मतलब आप ऑथेंटिकेट हो, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हो कि आपने लॉगिन किया हुआ हो। एक होता है अथराइजेशन। क्या होता है? अथराइजेशन, टीएच होता है, सॉरी, अथराइजेशन। अथराइजेशन भी एक प्रोसेस ही होता है, प्रोसेस टू गिव द परमिशन, सॉरी, परमिशन टू अ यूजर, मतलब एक यूजर को क्या क्या परमिशन देनी है, इस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? अथराइजेशन। जैसे इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा को चेंज करने वाला, अथराइज्ड पर्सन ही डेटा को चेंज करेगा। अब उसको अथॉरिटी देने के प्रोसेस को, परमिशन देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अथराइजेशन। जैसे अभी कोई कंपनी कंपनी का बॉस, उसको ज्यादा अथराइजेशन, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है? अब इसके बाद क्या हो गया? आ गया मैनेजर, उसको उससे कम अथराइजेशन, लेकिन वो तब भी बहुत कुछ कर सकता है। आ गया कलर, उसको और कम अथराइजेशन, मतलब जो अथराइज मतलब जो उसको परमिशन दी गई है उस प्रोसेस को बोला गया है। और इंटीग्रिटी अथराइजेशन में कंफ्यूजन मत होना। इंटीग्रिटी का मतलब होगा कि अगर मैं बोला कि यार कलर को ये चीज चेंज करने को बोला गया, कलर चेंज करेगा, ठीक है, इंटीग्रिटी मेंटेन है। मैं कहूंगा यार बॉस को ये चीज बोला गया है, मतलब ओनर को बोला गया है, या फिर चलो ठीक है मैनेजर को बोला गया है, तो सब लोग अपने अपने परमिशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन, ठीक है? लेकिन वो परमिशन किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। इसको देने का जो प्रोसेस होता है, वो होता है अथराइजेशन। वो क्या होता है? अथराइजेशन।
ठीक है। तो ऑथराइजेशन मतलब एक यूजर को आप किस चीज की परमिशन दे रहे हैं, वो ऑथराइजेशन। अब वो यूजर जिसको आपने परमिशन दिया हुआ है वही क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर डेटा को चेंज कर रहा है, ये होता है डेटा इंटीग्रिटी, और कोई नहीं कर सकता। समझ में आई बात की नहीं? ये 4-5 पॉइंट जरूर याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है। कुछ क्लियर हुई बात चारों के बारे में? अगर ये चारों होगा तभी जा करके आप प्रॉपरली पेमेंट कर पाएंगे, या पेमेंट, तो जो पेमेंट का प्रोसेस है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाएगा। अगर इसमें से कुछ भी कमी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल ना हो तो भी प्रॉब्लम है, इंटीग्रिटी हो, कोई भी चेंज कर ले तो भी प्रॉब्लम हो, ऑथेंटिकेट हो, अगर ऑथेंटिकेट नहीं होगे, आप लॉगिन नहीं होंगे, वैलिडेट नहीं करोगे तो भी गड़बड़ी है, कोई भी लॉगिन करके पैसा कहीं से निकाल सकता है। अथराइज है, अगर आप सबको परमिशन नहीं दोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको इक्वल परमिशन भी आप दे नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का जो स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है, क्या है स्टेप्स जो यहाँ पे लिख दीजिएगा। स्टेप्स ऑफ मतलब क्या क्या करना पड़ता है आपको, स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब देखिए, जैसे इस सिंपल सी बात है यार, अगर ऐसा करना होगा तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को ऑनलाइन पे मोड में कन्वर्ट कराना होगा। मतलब जब तक ऑनलाइन मोड नहीं होगा, जब तक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब पहला स्टेप यही आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जो भी आपका अकाउंट होगा, मतलब जो खरीदने वाला होगा, तो द बायर, बायर स्टेब्लिश एन अकाउंट, स्टेब्लिश, एस्टेब्लिश एन अकाउंट विथ एन ऑनलाइन मोड, ठीक है, विथ एन ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइडर। मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट को प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, बोल सकते हो उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब आपको कहने का मतलब है, या तो इंटरनेट बैंकिंग लेना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग का फीचर आपके अकाउंट में ऐड कराना होगा, या तो आपको डेबिट कार्ड लेना होगा, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, या तो आपको किसी यूपीआई से कनेक्ट होना होगा, ठीक है, या आधार इनेबल, मतलब कहने का मतलब आधार इनेबल मतलब एईपीएस वगैरह सर्विस को यूज करना होगा। तो ओवरऑल अगर ये सब रहेगा तभी जा करके आप बाय कोई चीज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि बायर को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या होगा कि अब यही सिस्टम किसकी तरफ से होना चाहिए, सेलर की तरफ से भी होना चाहिए, उसका भी कोई अकाउंट एक्टिव होना चाहिए ऑनलाइन मोड में, और उसकी कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर नेट बैंकिंग आप यूज करो तो आपकी एक आईडी होगी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो द सेलर, द सेलर हु हैज, हु हैज एन एक्टिव, एक्टिव ऑनलाइन मोड अकाउंट, ऑनलाइन मोड अकाउंट प्रोवाइडेड एन यूजर आईडी टू द बायर, टू द बायर। मतलब जब तक यूजर आईडी या कोई किसी टाइप का क्यूआर कोड वगैरह ही होगा, जब तक वो आप स्कैन नहीं करोगे तब तक आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब उसको आप जैसे अभी क्यूआर कोड भी एक फैसिलिटी है कि यार एक काम करो, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप क्यूआर कोड से भी क्या कर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो ना। क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। आजकल देखो हर शॉप पे लगा होता है क्यूआर कोड। अब ये सारी चीजें यहाँ बहुत डिटेल नहीं है, बट थोड़ा जानते रहोगे, यहाँ क्यूआर कोड से भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा कि सिंपल सी बात है कि अब ये वेरीफाई करेगा, ठीक है, तो प्रोसेस द सेलर अकाउंट क्या होगा, वेरीफाई होगा, इज वेरीफाइड, वेरीफाइड होगा। और जो स्टेप 4 है, नाउ पेमेंट इज पोस्ट, इज प्रोसेस एंड
ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है और सभी का यही प्रोसेस होता है, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से करो, चाहे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से करो, चाहे यूपीआई से करो, चाहे किसी से भी करो, सबका प्रोसेस यही होता है कि सभी को यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एक्टिव कराना पड़ेगा अपने अकाउंट को, ठीक है, तभी ये पॉसिबिलिटी है, इससे पहले नहीं। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? अरे इंटरनेट बैंकिंग, देखिए इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे किसी, पहली बात तो आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे आप मैं ऐसे मान लेता हूँ, आप बैंक में गए, आपको आप बोलना होगा वहाँ बैंक में जो भी एम्प्लॉई होंगे उनसे बोलना पड़ेगा जाके काउंटर पे कि मुझे क्या करना है, अपने अकाउंट को इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलाउ करना है, ठीक। तो अब वो क्या होगा, वो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पे अपनी डिटेल भरोगे पूरी और उसको दे दोगे, तो वो क्या करेगा, एक्टिवेट वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट को और एक्टिवेट कर देगा, ठीक। तो उस वो आपको एक यूजर आईडी देगा और एक पिन आईडी देगा, ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन आईडी देगा, दो आईडी आपको देगा। पहले वाली आईडी से आपको लॉगिन होना पड़ेगा और दूसरी वाली आईडी को जब ट्रांजेक्शन करोगे तब आप यूज करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप जाओगे, ये काम जब आप करोगे वहाँ पे, तो जैसे किसी भी साइट पे जाओगे, मैं अभी यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बस इतना डाल देना एसबीआई नेट बैंकिंग, बस इतना डाल देना, ठीक है। जैसे इतना डालोगे, एसबीआई का नेट बैंकिंग पेज ओपन हो जाएगा, यूजर आईडी डालना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद पेमेंट मोड पे जाना है और वहाँ पे आपको 3 चीज दिखेगी, एक आईएमपीएस, एक एनईएफटी और एक क्या दिखेगा, आरटीजीएस, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 3 चीज दिखेगी। जैसे ये मैं आपसे बोल दिया कि यार एक दिखेगा आपको आईएमपीएस और ये दिखेगा आपको एनईएफटी, ये दिखेगा आपको आरटीजीएस। एक काम करना, आईएमपीएस का मतलब होता है अगर आपको तुरंत पैसा सबमिट करना है तो आप आईएमपीएस का यूज कर लो। लेकिन आईएमपीएस में क्या होता है, 2 लाख से ज्यादा का पैसा आप सेंड नहीं कर सकते, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप सेंड नहीं कर सकते, एक, ठीक है। यहाँ पे एक बार में 50,000, मतलब एक बार में 50,000 ज्यादा नहीं सेंड कर सकते हो, दिन दिन भर में आप 2 लाख से ज्यादा सेंड नहीं कर सकते, एमपीएस नहीं करवा सकते, तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आपको 2 लाख के अंदर में करना है तो आप एमपीएस करो तो पैसा तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अकाउंट पैसा जाता है, ठीक है, बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, आरबीआई ही गवर्न करती है, तो सिंपल सी बात है, पैसा सीधे अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे आरबीआई का हो चाहे किसी भी बैंक अकाउंट का हो। ये तो जो एनईएफटी होता है ना, एनईएफटी में क्या होता है यार, एनईएफटी भी अब ये भी लिमिटेड के लिए ही होता है। जैसे एनईएफटी कोई रेंज नहीं होता, फिलहाल लोग छोटे अमाउंट के लिए इसको भी यूज करते हैं, बट इसका कोई रेंज नहीं होता, मैक्सिमम आप कितना भी सेंड कर सकते हो, मिनिमम 1 रुपए से लेकर के। अब इसमें क्या होता है यार, देखो बैच बनता है, जैसे इसमें हर आधे घंटे बैच बनता है, क्योंकि ये यार बीच में आरबीआई होता है, ठीक है, बीच में कौन होता है, आरबीआई होता है। अब जैसे आपको एसबीआई से एचडीएफसी में भेजना है, आपको एसबीआई से कहाँ भेजना है, एचडीएफसी में भेजना है, ठीक। तो अब क्या होगा कि यार आधे घंटे के अंदर जितने लोग, पूरे पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जितने लोग एसबीआई से एचडीएफसी में भेजना चाह रहे होंगे, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी होगी, उनका एक बैच बनता है, उनका बैच बन जाएगा, 10-15 लोग हो जाएंगे, तो आधे घंटे के जस्ट, जैसे 9 बजे आपने क्या किया है, पेमेंट भेजा, कोई 9:15 भेजा, कोई 9:20 भेजा, लेकिन सबका 9:30 बजे एक बैच बन जाएगा और आरबीआई क्या करेगा, उस पैसे को, जो बैच पूरा बैच को डाल देगा 9:30 बजे, किसमें, एचडीएफसी में डाल देगा, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे कभी कभी लग जाते हैं, सर्वर की बात होती है, अगर सर्वर कभी कोई प्रॉब्लम कर गया तो 2-2 3 घंटे भी लग जाते हैं, मगर पैसा जाता कहीं नहीं है, वो पैसा आपके पास आ जाएगा। तो कभी आधे घंटे में ही काम हो जाता है, कभी पौने घंटे में होता है, कभी कभी आपके पास 40-45 मिनट लग जाते हैं, या फिर 2-2 3 3 घंटे भी कभी भी लग जाते हैं, ठीक। लेकिन जो आरटीजीएस होता है रियल टाइम, मतलब पैसा तुरंत जाता है, लेकिन इसमें 2 लाख से कम आप भेज नहीं सकते। इसमें जब भी आपको भेजना होगा, ध्यान देना, सब में चार्जेस लगते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस सब में लगते हैं, मैं चार्जेस यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, डिटेलिंग यहाँ पे है नहीं आप लोगों कोर्स में, ठीक है। तो आरटीजीएस जो होता है, बस इतना ध्यान देना कि इसमें 2 लाख से एबव ही भेज सकते हैं, ठीक, 2 लाख से एबव ही भेज सकते हैं, इससे कम में नहीं जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, हायर कोई लिमिट नहीं। इन्वर्टर भी तो होगा, क्या बोल रहे हो निखिल? मैं इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट बैंकिंग में भी 3 ही सर्विसेज यूज होती हैं, एक आईएमपीएस, एक एनईएफटी और एक आरटीजीएस, ठीक है। तो ये चीजें आप मतलब आप कर सकते हो, और वैसे भी अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन हो तो बताना, अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ यहाँ पे, कि एडवांटेज सभी को पता है यार, बहुत ही सिंपल है ना, चीजें इतनी आसान हो गई कि पूछिए मत, मतलब बहुत ही कॉन्वेंट, ठीक है, कन्वीनियंट है ना, तो कन्वीनियंट बहुत ज्यादा ही ज्यादा है। तो अगर मैं एडवांटेज की बात यहाँ पे करूँ, सबसे पहले चीज बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, मतलब कन्वीनियंस है,
मतलब बहुत ही क्या है, सिंपल है, बहुत ही आसान है, इफिशियंट है, लो कास्ट, यार कास्ट बहुत ज्यादा नहीं आपको देनी पड़ती है ना, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे ही, जैसे आप आरटीजीएस वगैरह करते हो, अगर 2 लाख ऊपर कर रहे हो तो आपको 50 रुपए लग जाते हैं। अगर आप सही 2 लाख से 5 लाख करते हो तो आपके 30 रुपए लगते हैं मैक्सिमम। और अगर आप 5 लाख से ऊपर कर रहे हो तो 50 रुपए, 55 रुपए, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कास्ट नहीं लग रही है। और आईएमपीएस में तो पैसा भी नहीं लगता, बहुत ही कम लगता है। और यूपीआई वगैरह में तो 50-50 पैसे लगते हैं वहाँ पे। जैसे पेटीएम से करो तो फ्री में ही हो जाता है ना, ये सारी चीजें। तो ये एडवांटेज वगैरह मेनली हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत बहुत चीजें। डिसएडवांटेज की बात करूंगा तो मेन सिंपल सी बात है, थोड़ी सिक्योरिटी आ जाती है यहाँ पे, डिसएडवांटेज, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले चीज तो यही आती है, सिक्योरिटी। यार देखो, कोई सॉफ्टवेयर की चीज सिक्योरिटी इशू होता है, बट बहुत ही सिक्योर सिस्टम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं, हैकिंग वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे मेलवेयर्स बहुत सारे बना बना के आपको दे दिए जाते हैं, अगर आपने एक चीज ध्यान रखना। इसलिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बैंकिंग के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, जैसे आपके सिस्टम में वायरस है, आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है, आपका लैपटॉप सिक्योर नहीं है, उसमें वायरस है, और आप पेमेंट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, ठीक है। इसलिए आप जब पेमेंट करें, किसी भी सिस्टम से करें, तो ध्यान रखें उसमें एंटीवायरस होना चाहिए। और आप वहां उसको स्कैन कर लें हमेशा, कि आपका जो सिस्टम वो सेफ होना चाहिए, तभी आप कोई कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहां पे डालें। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम जब हो जाती है तो समझ में कुछ नहीं आता आपको यहाँ पे, ठीक है। ये सिक्योरिटी इशू तो है ही है थोड़ा सा यहाँ पे, और बाकी वो सब नेट का इशू, इलेक्ट्रॉनिक का इशू, सारी चीजें तो है ही है वहाँ पे ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा गेटवे के बारे में बात करा हुआ इसने इन्होंने, कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जैसे बात यहाँ पे ये हुई है कि यार, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, देखो एक होता है इंटरनेट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट का मतलब होता है जो काम आपका इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होता है, वो इंटरनेट है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है सब कुछ, यार एटीएम यूज कर रहे हो, कोई इंटरनेट नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बस कैश यूज नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके से वर्क करो तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला मैं बात यहाँ पे करूँ, तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो पहले मैं डेबिट कार्ड की बात कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड, आप सभी को पता है डेबिट कार्ड क्या है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है ना। ये क्या है, प्लास्टिक कार्ड है, मतलब कैश की जरूरत भी नहीं है। पूरा कैश किसमें काउंट हो गया, प्लास्टिक कार्ड में कन्वर्ट हो गया। और जिससे के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो सब आपको बता भी दिया गया और आप लिख भी सकते हो। और सभी को पता है 16 डिजिट का इसके पास एक क्या होता है, यूनिक नंबर होता है। 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे हम कार्ड नंबर बोलते हैं, एटीएम कार्ड नंबर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस पे एक्सपायरी डेट भी होती है, एक्सपायरी डेट भी होगी आपके कार्ड की। और साथ ही साथ एक होल्डर नेम भी होगा, कार्ड होल्डर नेम होगा इस पे, जिसका कार्ड होगा उसका नाम भी होना चाहिए। मतलब अगर कहीं आपको पेमेंट करना है तो। और एक सीवी नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, मतलब ये भी पीछे होता होगा, आप लोग देखा होगा, 3 डिजिट का होता है। कितने का होता है, 3 डिजिट का होता है, ठीक। तो यार, अगर इस तरीके से कोई कार्ड ऐसा आपको दिख रहा है कि यार कोई ऐसा कार्ड आपके पास है, तो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, डेबिट कार्ड। क्या कहलाता है आपका, डेबिट कार्ड, ठीक है। और डेबिट कार्ड ऑलमोस्ट सब लोग कैरी भी करते होंगे, मुझे सब, क्योंकि आप लोग तो डेबिट कार्ड कैरी करते होंगे। लेकिन हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दे दे रहा हूँ। और जब आप इस कार्ड को कहीं भी यूज करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह में यूज करते हो, तो सिंपल सी बात है, आप इनकी कार्ड नंबर की जरूरत पड़ती है, एक्सपायरी डेट, होल्डर नेम, CVV इनकी आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको मोबाइल पे क्या आता है, एक ओटीपी आता है, वेरीफाई करता है आपको, और उसके बाद पेमेंट हो जाता है ना। इसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं, कैश में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड कैन विथड्रा कैश, विथड्रा कैश फ्रॉम एटीएम मशीन ना, फ्रॉम एटीएम मशीन, ये तो सभी करते ही हो। तो एटीएम मशीन से हम कैश भी कर सकते हैं। अब वहां पे हमें एक पिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पिन रिक्वायर्ड होता है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वही होता है, ठीक है। तो एटीएम पिन क्या होती है, रिक्वायर्ड यहाँ पे होती है।
तक एटीएम पिन नहीं होगा तब तक आप वहां पे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी एटीएम पिन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और ये जो आप एक चीज देखते होंगे, कार्ड वगैरह कई टाइप के आते हैं, जैसे आजकल तो एक रुपे कार्ड है ही है। रुपे आप जानते ही हो, एक रुपे कार्ड होता है, एक मास्टर कार्ड होता है। मास्टर कार्ड होता है, एक वीसा कार्ड होता है। ठीक है। तो अब रुपे और जो मास्टर और वीसा के यहाँ यूएसए की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, इसलिए आपको हर जगह पे एक्सेप्टेबल है ये, हर जगह पे सर क्या है, मोस्टली हर जगह पे एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्टेबल। ठीक है। ये इंडिया में ज्यादा फोकस किया है, इंडिया की कंपनी से बनाई हुई है, ये इंडियन कंपनी है वही से बनाई हुई है। ये सब कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या करती हैं, बैंकों से टाई अप करती हैं कि हम आपके ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हैं। ठीक है। हम आपके ट्रांजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करेंगे, तो ये क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं। और जब बैंक इनसे जुड़ जाते हैं तो हर बैंक जुड़े होते हैं कि एक बैंक का पैसा क्या करते हैं, दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। आपको पता है, आप ट्रांजेक्शन जब करते हो कभी न कभी, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्टली कटता है और जाता है दूसरे के बैंक अकाउंट में, जिसको आप सबमिट कर रहे होते हो। जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो, शॉपिंग जो करते हो तो उस कंपनी का, उस शॉपिंग मॉल का, उस पर्सन का अकाउंट होता है जिसके अकाउंट में पैसा जाता है। तो ये कार्ड क्या करते हैं, एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं। इनका भी यही काम होता है। और रुपए जो होता है, ये अक्सर आप इससे पहले सुनते भी होंगे, यार रुपए का कार्ड काम नहीं कर रहा है, इस ट्रांजेक्शन के लिए रुपए कार्ड नहीं मास्टर कार्ड मांग रहा है। इसका मतलब है कि रुपए की सर्विस तो अभी बहुत ज्यादा हो गई है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी भी मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड ज्यादा क्या है, अवेलेबल है हर जगह पे। लेकिन रुपे कार्ड जो है वो इंडिया से बाहर तो बहुत ही कम ही कंट्री में है, लेकिन इंडिया में भी कभी कभी जो बाहरी कंपनियां है टाई अप करती हैं, हमको अगर पेमेंट करना होता है तो वहाँ पे रुपे कार्ड नहीं चल पाता है। ठीक है। और लिमिटेशन की बात है, रही है मास्टर कार्ड की लिमिटेशन ज्यादा है। आप 1-1 लाख रुपए एक दिन में निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, इसमें 40,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हो। मैं कोविड की कंडीशन को छोड़ के बता रहा हूँ। अब कोविड में 40,000 सॉरी, कोविड में क्या था, कुछ लोग 2,000-4,000 वाला मैटर लगता है, लेकिन अगर आपका रुपए कार्ड है तो आप एक दिन में 40,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अगर मास्टर कार्ड है तो 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फायदे होते हैं यहाँ पे कार्ड वगैरह को लेकर के। कुछ क्लियर हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं थोड़ा स्पीड जरूर लेके चल रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, बता रहे। ओके। अब देखिए, जैसे एक कॉन्टेक्ट लेस कार्ड होता है यार, एक कॉन्टेक्ट लेस कार्ड होता है। एक मिनट, मैं एक पेज में ओपन करता हूँ। अच्छा, ये मैं तुम्हें दिखा भी दे रहा हूँ यार, कार्ड यहाँ पे रखा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो सभी, ये देखो डेबिट कार्ड है, क्या डेबिट कार्ड है, ये देखो नंबर है, एक्सपायरी डेट है, ये देखो वीसा है, क्या वीसा वाला है, ये क्या है, मास्टर कार्ड है, और ये क्या है, रुपे कार्ड है। ठीक है, ऐसे होता ही है, आप सभी देखते ही हो। एक और होता है यार, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेस कार्ड, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड। ये कोविड के, मतलब कोविड में तो बहुत ही यूजफुल है ना, कोविड में क्या है, बहुत ही यूजफुल है। अब जैसे ध्यान देना एक चीज का, अब यहाँ पे देखो एक वाईफाई का सिंबल बना होगा, ये कुछ नेटवर्क का सिंबल बना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा रुको, कलर कुछ और ले लेता हूँ, ये हमेशा कार्ड पे कहीं बना होगा, एक ही जगह नहीं, जैसे यहाँ बना हो सकता है, यहाँ बना हो सकता है, कहीं भी बना होगा, ऐसा सिंबल बना होगा। अगर आपके कार्ड पे ऐसा सिंबल बना होगा, ध्यान देना, आपका कार्ड कैसा कार्ड है, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड है। कैसा कार्ड है, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड है। इसका मतलब है कॉन्टैक्ट लेस कार्ड और इस नॉर्मल कार्ड में डिफरेंस क्या होता है, ये देखना ध्यान से। जैसे अभी आप शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप मान लेते हैं आपने बिग बाजार में गए, कहाँ गए, बिग बाजार, आपने सामान खरीदा, और सामान खरीदने के बाद ये जो नॉर्मल कार्ड होता है, एक आपके पास, उनके पास स्वैपिंग मशीन होती है, वो कार्ड को यहाँ पे या तो लगाते हैं वहां पे, या तो स्वैप करते हैं। ठीक है। और स्वैप करने के बाद वो कार्ड को रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद जब आप वहाँ पे क्या देते हो, पिन देते हो, उसके बाद अमाउंट क्या हो जाता है आपका, मतलब बिल हो जाता है आपका वहाँ पे। ठीक है, अमाउंट कट जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये होता है, अब इतना सभी लोग जानते भी होंगे। अब ये जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है, दरअसल ये इसकी मशीन थोड़ी अलग आती है, इसकी जो मशीन होती है वो अलग आती है, उसमें क्या लगा होता है, एंटेना लगा होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो ये एंटेना लगा होता है। अब आपको यहाँ पे बस कार्ड को टच करना होता है, कार्ड को टच करना होता है, जैसे कार्ड आप वहाँ पे क्या होता है कि उसने सारे बिल वगैरह बना दिए, अब आपने जैसे ही कार्ड को टच किया, पेमेंट हो जाता है। मतलब कार्ड को टच करते ही पेमेंट हो जाता है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही चली जाती है, आपको वहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, स्वैप करने की जरूरत नहीं, रीड करने की जरूरत नहीं। कोविड में क्या हुआ था कि अब मेरे कार्ड को कोई टच ना करे, ये टेक्नोलॉजी लेके आई गई थी वहां पे। तो 4 सेंटी, ये अगर मशीन है, मशीन से 4 सेंटीमीटर के अंदर, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर के अंदर जब आप लेके जाओगे कार्ड को, तो अपने आप पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका होता है कॉन्टैक्टलेस कार्ड का मतलब। समझ में आई बात कि नहीं, बताइए।
क्लियर है कि नहीं काम पे? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे बात करेंगे। ओके। और बुक से थोड़ा देखते रहना, बुक सभी लोग पढ़ते रहना।